हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ और आज मैं आपको बताऊँगा कि सॉल्यूशन आर रिएक्टिंग। मैं यहाँ जो बता रहा था आपको मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग के बारे में बता रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि टू टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। उन सॉल्यूशन की मोलैरिटी को कैलकुलेट करना जो आपस में नॉन रिएक्टिंग हो, और दूसरा बता रहा हूँ कि उन सॉल्यूशन की मोलैरिटी को कैलकुलेट करना जो आपस में रिएक्टिंग हो। तो रिएक्टिंग के केस के लिए मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर डिलीवर किया था, इससे लास्ट वाला, जिसमें मैंने आपको बताया था लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में। और मैंने बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को सीखना ज़रूरी है सॉल्यूशन और रिएक्टिंग को सीखने से पहले, कि यहाँ जो प्रॉब्लम आप फेस करोगे उसके लिए आपको लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को आना ज़रूरी था। इसलिए मैंने अपने लास्ट लेक्चर में उन दोनों टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं सेकंड केस। जो पहला केस था मेरा वो आपको पता होना चाहिए। पहला केस था कि ऐसे सॉल्यूशन जो आपस में नॉन रिएक्टिंग हो, और ये सेकंड केस है। ये केस है मेरा सॉल्यूशंस आर रिएक्टिंग। आज हम इसकी बात करेंगे। तो देखो, मैं इसके लिए आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। कुछ बुक्स में क्या है कि कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं इसके लिए, लेकिन वो फॉर्मूला बेटा हर जगह वैलिड नहीं होता। मैं आपको ये सब प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कहाँ वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, और यदि अप्लाई भी होता है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएंगी, तो आप उन प्रॉब्लमों को जल्दी से आप फेस नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है उन प्रॉब्लम को फेस करना। तो इसलिए मैं यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लिखा रहा हूँ। मैं सीधे डायरेक्ट डील कर रहा हूँ, क्वेश्चन को डायरेक्ट लेके चल रहा हूँ। आप यहाँ समझ लीजिए मैं किस तरह के क्वेश्चन को यहाँ कैसे फेस करूँगा। कुछ बुक्स में मिल सकता है कि कोई फॉर्मूला मिले, मैं बताऊँगा बुक्स में कौन सा फॉर्मूला लिखा मिलेगा, लेकिन आप उसको यूज मत करना। डायरेक्ट जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ आप डायरेक्ट इसी को अप्लाई करना। तो यहाँ हम डायरेक्ट क्वेश्चन से डील कर रहे हैं, तो क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम डायरेक्ट। यहाँ 200 ml of 3m NaOH is mixed with 300 ml of 3m HCl. Identify the nature of final solution and also calculate the molarity of acid and base left in the solution। देखो ये क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताऊं कैसे डील करना है। मैंने क्यों लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो इस क्वेश्चन को देखो हम डायरेक्ट डील करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे एक बात सीखिएगा कि जो NaOH है ये बेटा बेस होता है और HCl होता है एसिड। और हम जानते हैं कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। इसलिए केस कौन सा बना के सॉल्यूशन आर रिएक्टिंग का, क्योंकि NaOH और HCl आपस में, ये बेस है ये एसिड है, दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। अब देखो जो मैंने बताया था आपको लिमिटिंग रिएजेंट, वो आपको कहाँ इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। इसमें दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। देखो ये जो दिया हुआ है आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, इसके लिए मैंने आपको लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाया था, और भी हेल्पफुल होगा इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट का। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा अप लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का, स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन है। ये नहीं कि ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। केवल इस तरह के क्वेश्चन को वही स्टूडेंट कर सकते हैं
जिसको लिमिटिंग रेजेंट की नॉलेज हो और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की नॉलेज हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस तरह क्वेश्चन सोल्व करना सिखाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले मैं रिएक्शन को बैलेंस करता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, फर्स्टली बैलेंस्ड द रिएक्शन एंड डिटेक्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले मैं रिएक्शन को बैलेंस करता हूं। देखो, मेरा एक NaOH है, मेरे पास NaOH है, और मेरा है क्या, HCl। NaOH क्या है बेटा, बेस है, और HCl एक एसिड है। दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, NaCl प्लस H2O फॉर्म होगा। तो ये मेरी एक बैलेंस रिएक्शन है। देख लीजिए, सबसे पहले बैलेंस करूंगा रिएक्शन को। अब देखिएगा मुझे क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहां बता रहा हूं। देखो, पहले देखो 4NaOH के लिए, NaOH के लिए देखो, हम जानते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू जो होता है वो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम हुआ करता है। तो यहां से यदि मैं मोल्स ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट करना चाहूं तो यह आएगा बेटा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अब देखो, NaOH के लिए बात कर रहा हूं, कितनी मोलैरिटी है NaOH की, इसकी मोलैरिटी दी हुई है क्वेश्चन में। देखो NaOH के बारे में 3m NaOH की मोलैरिटी है। देखो, NaOH के लिए 3 मोलैरिटी और 200 ml इसका जो है वॉल्यूम है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो मोलैरिटी है 3 इंटू 200 इजक्वल टू ये हो जाएगा 60 मिलीमोल्स। एक बात ध्यान रखना, यहां हम जो है मिलीमोल्स में लेके चलेंगे, यहां हम मिलीमोल्स में डील करेंगे। तो 100 मिलीमोल्स। अब देख लीजिए, फॉर NaCl के लिए, NaCl के लिए वही मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अब देखो NaCl की कितनी मोलैरिटी है, NaCl की बेटा 3, ये भी 3 मोलैरिटी है और वॉल्यूम है 300 ml। तो 300 इंटू 3 ये हो जाएगा 90 मिलीमोल्स। तो ये मेरे जो हैं ये क्या हैं, ये NaOH के मिलीमोल्स और ये NaCl के मिलीमोल्स। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। NaOH के मेरे 600 मिलीमोल्स, HCl के मेरे 900 मिलीमोल्स, मिलीमोल्स और मिलीमोल्स। अब देखिएगा, अब हमें लिमिटिंग रेजेंट को डिटेक्ट करना है। मैंने लिखाया था फर्स्टली बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड डिटेक्ट द लिमिटिंग रेजेंट कौन सा है। तो देखो, मैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूंगा। मैंने आपको बताया था 600 है, तो 600 को इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, जिसके पहले कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, मैं बताया था 600 अपॉन 1। और ये 900 अपॉन कितना 1, तो ये आ जाएगा बेटा 600 मिलीमोल्स, 600 मिलीमोल्स, और ये आ जाएंगे 900 मिलीमोल्स। अब बताइए, अब ये बताइए कि लिमिटिंग रेजेंट कौन सा होता है। लिमिटिंग रेजेंट मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो वैल्यू कम आए, इसलिए मैंने आपको पिछला लेक्चर डिलीवर किया था। यहाँ 600 कम है या 900, 600 900, तो ये कम है। तो मेरा जो NaOH है ये है लिमिटिंग रेजेंट, और जो मेरा HCl है वो है एक्सिस रिएजेंट, वो है मेरा एक्सिस रिएजेंट। अब देखिएगा, लिमिटिंग रेजेंट मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा 0 हो जाएगा। तो 0 का मतलब क्या है कि ये मेरा 600 का 600 जो मिलीमोल्स हैं ये मेरा सारा का सारा खत्म हो जाएगा NaOH। अब देखो, इसके 1 मोल से, इसके 1 मिलीमोल से
इसका कितना बन रहा है 1 मिलीमोल, और इसके 1 मिलीमोल के लिए इसका भी कितना चाहिए 1 मिलीमोल। यहाँ 1 मिलीमोल है, इसके 1 मिलीमोल के लिए इसका भी कितना चाहिए 1 मिलीमोल। तो यहाँ 600 मिलीमोल NaOH के हैं, तो HCl के भी कितने होने चाहिए 600 मिलीमोल्स। तो NaOH के होने चाहिए 600 मिलीमोल्स। NaCl, सॉरी NaCl नहीं बेटा, ये जो है ये HCl है। यहाँ मैंने थोड़ा सा जो है ध्यान नहीं दिया, ये है HCl, ये HCl को लेकर चल रहा हूँ मैं, NaCl नहीं HCl। तो HCl कितने देखो, इसके 1 मिलीमोल के लिए इसका भी 1 मिलीमोल चाहिए, और यहाँ एक क्या बनेगा NaCl भी 1 मिलीमोल फॉर्म होगा। तो इसके NaOH कितने हैं 600 मिलीमोल, ये लिमिटिंग रेजेंट है। तो HCl कितने चाहिए 600 मिलीमोल ही चाहिए। और यहाँ जो NaCl फॉर्म होगा वो कितना फॉर्म होगा, ये भी 600 मिलीमोल सी NaCl फॉर्म होगा। वो मैं यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया, ये थोड़ा सा इस तरह से आप कर लेना। अब बताइए, ये तो सारा का सारा खत्म हो गया, ये 900 मिलीमोल था, 900 600 खर्च हुआ। तो बताइए लेफ्ट HCl कितना बचा। तो देखो HCl जो लेफ्ट है वो 900 था, 600 खर्च हुआ, तो कितना बचा 300 मिलीमोल HCl मेरा लेफ्ट बच चुका। तो देखो जो HCl होता है वो क्या है, अब देखो HCl है मेरा क्या एसिड। तो इसमें जो पूछा था क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में पूछा गया था आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, यानी कि जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसका नेचर उसका नेचर मालूम करा रहा है। तो जो फाइनल सॉल्यूशन में देखो ये तो बचेगा नहीं, NaOH पूरा पूरा खत्म हो गया। तो फाइनल सॉल्यूशन में क्या बचा 300 HCl ही तो बचा। तो HCl क्या एक एसिड है, इसलिए मैं लिख दूंगा यहाँ सो नेचर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर, क्योंकि मेरा HCl बचता है 300 मिलीमोल सॉल्यूशन में, जो कि HCl कैसा होता है एसिड, इसलिए इसका नेचर कैसा होगा फाइनल सॉल्यूशन का एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ से देखो मैंने पता कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे लेवल क्वेश्चन होते हैं, बच्चे ज़्यादातर बता नहीं पाते, कंफ्यूज आते हैं। तो देखो अब हम आगे इस क्वेश्चन को करते हैं, अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखिए मोलैरिटी जो होती है ये होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए मेरा जो सॉल्यूशन में क्या बचा हुआ है NaOH या HCl, NaOH तो लिमिटिंग रेजेंट पूरा पूरा खत्म हो गया, तो मेरा बचा हुआ है HCl जो अभी बताया था। तो यहाँ जो मोल्स ऑफ सोल्यूट आएगा वो किसके मोल्स आएंगे, वो बेटा HCl के मोल्स आएंगे, क्योंकि HCl बचा हुआ है। अब HCl कितना बचा हुआ है, HCl 300 मिलीमोल्स बचा हुआ है, क्योंकि 600 तो खर्च हो गया। तो कितना लेफ्ट हुआ अभी मैंने बताया था 300। तो यहाँ किसके मोल्स लूंगा मैं HCl के मोल्स लूंगा 300 मिलीमोल्स, जो HCl के मिलीमोल्स बचे हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो तो मैं दोनों का लेना पड़ेगा मुझे, NaOH का भी और HCl का भी, क्योंकि सॉल्यूशन में दोनों को मिक्स कर दिया। तो NaOH का वॉल्यूम और HCl का वॉल्यूम, तो दोनों कितना आएगा, एक का 300 है, एक का 200 मिलीमोल, तो दोनों का हो जाएगा 500 मिली। यहाँ लेना है किसमें लीटर में, तो ये हो जाएगा मिली लीटर। मिली से मिली कैंसिल, मिली से मिली मिली कैंसिल, तो क्या होगा 3/5 इजक्वल टू यह आ जाएगा 0.6, यह आया मोल्स और यह आया लीटर इनवर्स। तो यही मेरा आंसर है, यही मालूम करना चाह रहा था, ये कह रहा था आल्सो कैलकुलेट द मोलैरिटी। मैंने मोलैरिटी निकाल दी है सॉल्यूशन की, किसके ब्याह पे, जो मेरा HCl बचा उसके ब्याह पे। तो इस तरह क्वेश्चन हम सोल्व कर लिया करते हैं। अब देखो किसी किसी किताब में बेटा, किसी किसी बुक में ये फॉर्मूला दिया हुआ होता है M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा किसी किसी बुक में, लेकिन मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ आपको, आपके
सहूलियत के लिए, बट दिस फॉर्मूला विल नॉट वैलिड एवरीवेयर। अब ये क्यों नॉट वैलिड है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रैक्टिकली करके बता रहा हूं आपको क्यों हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करते, क्यों कहाँ प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमने जो है लिखा है नॉट वैलिड। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये कहना चाह रहा है 200 ml ऑफ 2m H2SO4 प्लस 200 ml ऑफ 2m NaOH। ये कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट solution with respect to acid / base लेफ्ट, यानी कि सॉल्यूशन में एसिड बचा या लेफ्ट बचा उसके भी आप पे मोलैरिटी कैलकुलेट करा रहा है, यदि इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। तो देखो किस तरह से इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि केमिकल जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करो। तो इसमें क्या क्या H2SO4 है और दूसरा क्या है NaOH। तो H2SO4 प्लस NaOH, NaOH एक बेस है, ये क्या है, एक एसिड, दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। एरो Na2SO4 प्लस H2O मेरा बन जाएगा। तो देखो मैं इसे पहले बैलेंस करता हूँ रिएक्शन को। मैं बैलेंस द रिएक्शन, बैलेंस्ड द रिएक्शन, बैलेंस करके आएगा। देखो H2SO4 प्लस 2NaOH एरो Na2SO4 प्लस H2O, ये मेरी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब देखो यहाँ मैं सीधा, वहाँ तो मैंने करके बताया था आपको, ये तो मैंने आपको देखो यहाँ करके बता दिया था कि मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट। वहाँ मैं सीधे आपको कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए, क्योंकि आप एक बार अब सीख चुके हैं। तो देखो मुझे H2SO4 के मिलीमोल्स निकालने हैं। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो H2SO4 की मैं बात करूं तो H2SO4 के लिए देखो 200 ml है और मोलैरिटी कितनी है 2m। तो 200 ml इंटू 2 ये हो जाएगा 400 मिलीमोल। H2SO4 है मेरे पास 400 मिलीमोल। हम यहाँ मिलीमोल्स में ही डील करेंगे। NaOH देखिए कितना है 200 ml ऑफ 2m, तो ये भी क्या हो जाएगा 400 मिलीमोल। ये भी कितना हो जाएगा 400 मिलीमोल। अब देखो लिमिटिंग रेजेंट को पहचानो, पहले बैलेंस रिएक्शन की उसके बाद लिमिटिंग रेजेंट को पहचानना होता है। तो 400 इसका कितना है कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट देखो कितना है, ध्यान से देखो 1 है, इसके पहले कुछ नहीं है, तो इसके पहले कुछ नहीं होता 1 मानता हूं। तो ये कितना हुआ 400 मिलीमोल्स क्या H2SO4। इसका देखो 400 अपॉन कितने हैं कोफिशिएंट 2 अपॉन 2, ये आया बेटा 200 मिलीमोल्स। अब बताओ 200 ज़्यादा है या 400 ज़्यादा है। 400 ज़्यादा है, तो मेरा जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या होगा, ये क्या है 200 मिलीमोल्स NaOH। तो मेरा जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो होगा NaOH और एक्सिस रिएजेंट क्या होगा H2SO4। अब देखो ये मेरा पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, जो मेरा NaOH है पूरा पूरा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो मेरा क्या बचेगा, ये मेरा एक्सिस रिएजेंट है, ये मेरा सॉल्यूशन के अंदर बचेगा। अब देखो इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल काम आ रहा है भाई, यहाँ 2 मोल के लिए इसका कितना आ रहा है 1 मोल काम। तो इसके 200 देखो ध्यान से देखो 2 मोल के लिए, इसके 2 मोल के लिए इसका कितना काम आ रहा है 1 मोल। में लिख लेता हूँ आप कंफ्यूज आओगे। इसके 2 मोल के लिए H2SO4 काम में आ रहा है 1 मिलीमोल। तो इसके 1 के लिए कितना काम आएगा, इसके 1 के लिए काम आएगा H2SO4
1/2। अब देखो ये मेरा NaOH पूरा पूरा खत्म हो रहा है, तो NaOH कितना है मेरे पास 400 मिलीमोल। तो इसके 400 के लिए, इसके 400 के लिए कितना काम में आएगा ये काम में आएगा 200 भाई, 2 के लिए 1, 1 के लिए हाफ, तो 400 के लिए 200। अब H2SO4 मेरा कितना यूज हो रहा है 200, और मेरा कितना था 400, तो कितना बचा, तो देखो यहाँ लिख लूँगा मैं H2SO4 लेफ्ट 400 था, 200 खर्च हो रहा है क्योंकि NaOH तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। अब इसके 2 के लिए 1, तो 1 के लिए हाफ, और 400 मिलीमोल के लिए इसका 200 इतना है, इतना खर्च हुआ, तो ये बचा 200 मिलीमोल। अब बताइए जो 200 है ये H2SO4 है, जो कि क्या है एक एसिड है। तो जो सॉल्यूशन है फाइनल सॉल्यूशन, तो लिख दूंगा मैं यहाँ फाइनल सॉल्यूशन का जो नेचर होगा, फाइनल सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, विल बी एसिडिक। यहाँ मैंने पता कर लिया कैसा होगा एसिडिक। अब मैं इस फाइनल सॉल्यूशन के बिहाफ पे ही इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि NaOH तो मेरा पूरा पूरा खत्म हो गया। अब सॉल्यूशन के अंदर क्या बचा, सॉल्यूशन के अंदर ये बचा H2SO4। तो देखिए अब देखिए मोलैरिटी में कैसे कैलकुलेट करूंगा। मोलैरिटी होती है क्या, अभी मैंने बताया था, देखो लास्ट क्वेश्चन में, जो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बताइए किसके मोल्स बचे मेरे पास, एसिडिक है तो H2SO4 के मोल्स बचे। तो H2SO4 के मोल्स कितने बचे, अभी मैंने बताया था 200 मिलीमोल्स H2SO4 के बचे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ फाइनल मैं वॉल्यूम लूंगा, H2SO4 का वॉल्यूम भी लूंगा और NaOH का भी लूंगा, तो दोनों का कितना है 200 200, तो ये हो जाएगा 400 मिली लीटर। मिली से मिली, मिली कैंसिल, तो ये आएगा मेरा कितना बेटा 2/, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2/4, यानी कि आ जाएगा 0.5 मोल्स लीटर इनवर्स। ये देख लीजिए थोड़ा सा, ये पेज आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ मैं इस तरह से दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, यह जाएगा 0.5, या मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यह जाएगा 0.5 मोल्स लीटर इनवर्स, या हम इसको लिख सकते हैं 0.5 m। तो यही मेरा क्या है आंसर है। अब देखो ये मेरा आंसर है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो बुक में फॉर्मूला दिया है, जो बुक में फॉर्मूला दिया है उसको हम क्यों यूज नहीं करते, वहां क्या प्रॉब्लम आती है। तो देखो इससे जो पहला वाला क्वेश्चन था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, मैं पहले उस पर अप्लाई करूंगा। क्वेश्चन नंबर जो इससे मैंने पहले कराया था, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्वेश्चन मेरा कौन सा था। इस क्वेश्चन पे मैं उस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूं। ये जो मेरा क्वेश्चन था, सपोज ये 1 है, क्वेश्चन 1 पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। तो देखो क्वेश्चन 1 पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। तो देखो कैसे मैं क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 पे वो फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, जो मुझे किताबों में, कुछ किताबों में दिया हुआ है, M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो देखो M1 क्या है, देखो ये है मेरा, ये जो है भाई, ये मान लीजिए ये क्वेश्चन में है क्या, इसको मान लो M1, इसको V1, M1 V1, इसको मान लीजिए M2 और इसको मान लीजिए V2। ठीक है, तो देखिएगा ये आएगा मेरा 3 × 200 माइनस 3 × 300 अपॉन दोनों का वॉल्यूम 500, 300 अपॉन 500 इज इक्वल टू 0.6 m, यह आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा था वो कितना आंसर आ रहा था, देखो 0.6, यही आंसर आ रहा था। और हमारा यहाँ भी क्या आंसर आ रहा है, यहाँ भी 0.6 मोल m लिख लो या मोल्स लीटर इनवर्स लिख लो, एक ही बात है, तो आंसर सेम है। तो ये बेटा देखो एक इत्तेफाक है, ये आंसर और ये आंसर सेम है, तो ये क्या है एक इत्तेफाक। अब मैं इस फॉर्मूले को
क्वेश्चन नंबर 2 पे अप्लाई करूंगा। ये जो मेरा इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इस पे देखो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं और फिर देखना आंसर क्या आता है। मैं अप्लाई करता हूं जो बुक में दिया हुआ है, m1v1 माइनस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। देखो ये क्वेश्चन है, मैं इसे ले लेता हूं m1, इसे ले लेता हूं v1, इसे ले लेता हूं m2, इसे ले लेता हूं v2। ठीक है, ये देखो मैं ले लेता हूं m1 v1 m2 v2। मैं यहाँ इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं अप्लाई इस फॉर्मूले से। तो ये आएगा बेटा 200 इंटू 2 माइनस 200 इंटू 2 अपॉन 400 इज इक्वल टू, सोल्व करोगे तो मोलैरिटी आ जाएगी 0। अब बताइए क्या किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0 हो सकती है? इम्पॉसिबल, नहीं हो सकती। तो ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड नहीं होता, मैंने पहले बताया था। देखो वैलिड तो फॉर्मूला ये हो सकता है, लेकिन इसमें आपको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि इससे अच्छा से वैलिड ना करो, सीधे मिलीमोल से आप क्वेश्चन को सोल्व करो। जो मैंने यहाँ मेथड सिखाया है, डायरेक्ट मिलीमोल वाला फंडा अपनाओ और मिलीमोल से क्वेश्चन को आप सोल्व कर दीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी। ये प्रॉब्लम जहाँ 0m क्यों आया? क्योंकि देखो यहाँ NaOH कितने हैं, 2 खर्च हो रहे हैं, 2 से क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। इसके लिए 2 से कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो यहाँ Na सोडियम के भी और ये सोडियम के 2 मोल चाहिए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको। तो यहाँ मैं सीधा लिखवाता हूँ स्टूडेंट को, ये अप्लाई मत करो, डायरेक्ट डील करो, क्योंकि इससे 0 आने वाला है और 0 किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी नहीं होती। तो कुछ बुक्स में ये फॉर्मूला दे देते हैं, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करता, डायरेक्ट बच्चों को क्वेश्चन डील कराता हूँ मिलीमोल से। लिमिटिंग एजेंट की जानकारी आपको है। अब देखो आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। जो होमवर्क आपको करना है, 200 ml ऑफ 2m NaOH प्लस 200 ml ऑफ 2m HCl। इसकी मुझे आपको मोलैरिटी बतानी है कि इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, और मुझे आपको ये बताना है कि जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा और मोलैरिटी इसकी कैसी होगी। तो ये मुझे क्वेश्चन है मेरा, इसको बताना है। जो नेचर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन बताना है और इसकी मोलैरिटी के बारे में भी आपको बताना है। तो ये आपका होमवर्क है, इसे आप ट्राई कीजिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में, यदि आपसे नहीं होगा तो मैं इसको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में किस तरह सोल्व करते हैं। और उसके बाद मैं मोलैरिटी ऑफ आयंस के बारे में बताऊंगा। यहाँ मेरा खत्म होता है मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये सब मैंने आपको क्वेश्चन कराए, हर टाइप के क्वेश्चन बताए। मैंने नॉन रिएक्टिंग का केस बताया, नॉन रिएक्टिंग का भी बताया, रिएक्टिंग का केस भी बताया, लिमिटिंग रेजेंट के बारे में बताया, स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट के बारे में बताया। तो मोलैरिटी और मिक्सिंग के बारे में जितने एस्पेक्ट थे वो मैंने सब आपको क्लियर कराए हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको होमवर्क दिया है, प्रैक्टिस कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, घर पे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।